नमस्कार। अमरउजाला.com के लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। मैं विनोद अग्निहोत्री एक बार फिर आपसे रूबरू हूं। हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री हरीश रावत जी। हरीश जी, अमरउजाला.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी अमर उजाला के सभी पाठकों को और अब तो दर्शक भी हो गए, सबको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस बात की बधाई कि एक बार फिर उत्तराखंड का जो मैदान है, जो मोर्चा है, उसका सेनापति आपको बना दिया गया है और आपका पूर्व राज्य है, आप वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। जब से उत्तराखंड राज्य बना है आपने वहाँ की राजनीति को देखा है। तो सबसे पहले ये बताइए हमारे दर्शकों को कि इस बार जो कमान आपको दी गई है, तो क्या आपका क्या आकलन है, क्या भरोसा है आपको कि जिस तरह की कमान आपको दी गई है कि कांग्रेस का क्या भविष्य है? पार्टी लीडरशिप का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया। वस्तुतः तो चुनाव तो पार्टी और पार्टी का संगठन लड़ता है जी, मगर उसमें अपने अनुभव से मैं कितना योगदान दे सकता हूँ वो योगदान देने का प्रयास करूँगा। आज हमारी तरफ से अभियान में जनता जुड़ी हुई है। मैं पहली बार देख रहा हूँ बहुत सालों बाद कि लोग कह रहे नहीं कांग्रेस को आना चाहिए, और ये स्थिति खड़ी करने में बहुत कुछ योगदान भाजपा का भी है। क्योंकि अब छोटे से राज्य में 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री दे रहे हैं, और उत्तराखंड छोटा राज्य जरूर है मगर एक प्रबुद्ध राज्य है, एक बड़ा पढ़ा लिखा राज्य है। केरल के बाद सर्वाधिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मामले में तो हम केरल को भी पीछे धकेलते हैं। तो ऐसे राज्य के अंदर आप बिना कारण बताए एक बदलते हैं फिर दूसरा बदल देते हैं, उसका भी कोई संतोषजनक कारण नहीं। कारण हो तब बदलाव हो तो उसको तो उत्तराखंड का आदमी पचा लेगा। बिना कारण बदले आपने पहले नित्यानंद स्वामी जी को हटाया जी, फिर बिना कारण बदले खंडूरी जी को हटाया, फिर खंडूरी जी निशंक जी आए तो निशंक जी को बिना कारण बताए। अब कहते कि भाई इन पर कुंभ के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, कुछ तो कहते ना, आपने हटा दिया। तो लोगों को बड़ा अजीब लगता है। फिर आपने नारा दिया कि खंडूरी हैं जरूरी जी, जो कुछ साल पहले गैर जरूरी हो गए थे। तो उसी तरीके से ये आज भी स्थिति आई है। आपने अचानक एक दिन विधानसभा के सत्र के बीच में जो वित्त मंत्री भी थे, मुख्यमंत्री बजट को पायलट कर रहे हैं, उसी दिन पास हुआ बजट, और आपने बीच में से उनको उठा करके बुला लिया और खबरें चलने लगी कि मुख्यमंत्री में बदलाव होगा। तो वो तो आपके पास ब्रूट मेजोरिटी थी इसलिए बजट पास हो गया, नहीं तो सरकार गिर जाती। हाँ, अगर थोड़ी सी यदि वस्तु तो सीमा पर होती सरकार, अगर बहुमत, हाँ, तो आपने ऐसे हालात पैदा किए। फिर एक व्यक्ति को आपने मुख्यमंत्री बनाया, वो तो समझ ही नहीं पाया कि मैं क्यों बना, क्यों आ गया। उनको तो इतना भी मौका नहीं मिल पाया। ये तो चौथे की भी तैयारी हो रही थी, कुछ मूंछों वाले, कुछ कोई पगड़ी, कोई सदरी, तो सिलाए तैयार हो गए थे। पता चला कुछ कोप भवन में चले गए हैं और पूरा भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। ये सोचा जा रहा भाई चौथा ऐसा कौन हो सकता है, ये चर्चा चली। तो हमने कहा यार ये तो गजब हो गया, ये कितने भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों की लाइन लगाएंगे। चलो वो सद्बुद्धि आई उनको, और उन्होंने जो चयन किया था उसी के चारों तरफ सबको सहमत करवा लिया। लेकिन इससे हमारे आप किस तरीके से राज्य को ले रहे हैं, आप कितनी गंभीरता से ले रहे हैं, ये जाहिर होता है। क्या मुख्यमंत्री जो बदले गए हैं इतनी जल्दी भारतीय जनता पार्टी ने बदले हैं, ये क्या चुनाव में मुद्दा बनेगा? लोगों के दिमाग में मुद्दा है, लोगों के दिमाग में मुद्दा है। आप देखिए लोग कितने आहत महसूस करते हैं। कई लोग, मैं जब हरिद्वार गया तो कहने लगे, मुख्यमंत्री जी कह देते हैं लोग, कोई रावत साहब कह देता है जी, तो कहने लगे साहब बड़ा हमारी बड़ी तौहीन हो गई आपके। मैंने कहा क्या बात हुई? कहने लगे ये टेस्टिंग का जो घोटाला हुआ
कुंभ में मिला तो कुछ नहीं, लेकिन ये कलंक जरूर लग गया कि हरिद्वार की वजह से कोरोना फैला, कोरोना दूसरे की वेव बढ़ी। तो लोग देखिए, छोटी हम जिन चीज़ों को सामान्य समझते हैं, लोग उन चीज़ों को बड़ी गहराई से लेते हैं। ये और उत्तराखंड ये समझता है कि भाई इन्होंने ये जो कोरोना टेस्टिंग में घोटाला किया भाजपाइयों ने, इससे इन्होंने हमारे ऊपर एक कलंक लगा दिया, हमारे राज्य के ऊपर। तो आपके हिसाब से इस बार जो चुनाव, चूँकि चुनाव में बहुत कम समय है, 6 महीने ही मान लीजिए, मुख्य मुद्दे क्या होंगे उत्तराखंड राज्य में? विनोद जी, इस बार बड़ा घालमेल हो गया मुद्दों का। एक तरफ केंद्र सरकार की विफलताएं हैं, अर्थव्यवस्था चौपट है, महंगाई चरम पर है। आप अंदाज लगा लीजिए कि खाने का तेल क्या भाव पहुंच गया, हर रसोई में एक डाका पड़ गया, महिला परेशान है, कुकिंग गैस के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं और रोज़ भगवान से प्रार्थना करती है आज कुकिंग गैस के दाम न बढ़े, नहीं तो पता चला जो सिलेंडर लेकर के आने वाला है वो कह दे कि बहू जी ये तो पैसा कम हो गया और बाबूजी गए हैं ऑफिस जी। तो हर कोई उससे चिंता। एक तरफ महंगाई है, उधर कोरोना में जिस प्रकार से तो राष्ट्रव्यापी विफलता है, जो दिल्ली में हुआ, जिस तरीके से यहाँ ढेर लग गए, उत्तराखंड में भी यही हुआ। शमशान घाटों में लाइनें लगी, लोगों को कंधा देने वाले नहीं मिले, ऑक्सीजन के अभाव में लोग सड़कों में मर गए। तो ये जो स्थितियां हैं, ये भी इस बिंदु को कोई कहे न कहे। बेरोजगारी हम अपने राज्य के परिप्रेक्ष्य में भी देखते हैं, लेकिन यदि देश के परिप्रेक्ष्य में देखिए तो बेरोजगारी एक दूसरा बड़ा मुद्दा है, जिसको राहुल जी निरंतर जिस पर जिक्र कर रहे हैं। अब ये इधर लोकतंत्र खतरे में आ गया, जिस तरीके से जासूसी हो रही है, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, तो लोगों को लग रहा है, पहले से लोग घुटन महसूस कर रहे थे, हर आदमी ये महसूस कर रहा है आई एम बीइंग वॉच्ड, मैं कहीं न कहीं अपनी टेलीफोन कॉल को भी असुरक्षित समझ रहा। अब तो लोग बिग ब्रदर इज वॉचिंग, हाँ, बिग बॉस इज वॉचिंग वाला जो है, ये स्लोगन अब धीरे धीरे सब तक पहुंच रहा है। तो एक डर है देश के अंदर, बड़ा एक अशांति का माहौल है, हर कोई आदमी गुस्से में लगता है, एक असहिष्णु भारत बना दिया है। तो ये तो मुद्दे हैं ही हैं, लेकिन उत्तराखंड में तो डबल इंजन फेल, एक भी विकास का काम नहीं। बेरोजगारी के मारे हमारे लड़के बहुत परेशान हैं, बेरोजगारी अपनी जगह पे चिंतित किए हुए लोगों को, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं, हमारा स्वास्थ्य सेवाओं में ज़बरदस्त गिरावट आ गई, शिक्षा का अलग कचूमर कर दिया है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है, बल्कि हम लोग परसों मंथन शिविर के रूप में बैठे थे, तो 1 घंटा तो इसी बात पे विवाद होता रहा है कि भाई किस बात को इशू करें, राज्य की विफलता को करें या केंद्र की विफलता को करें। ऐसी स्थितियाँ नहीं आती थी, नॉर्मली नहीं आती थी। आपको कोई एक आध दो बिंदु मिलते थे और उसी पर अपोजिशन बिल्ड करता था। अब तो अपोजिशन के सामने मुद्दों की बरसात कर दी उन्होंने। लेकिन पिछला चुनाव जब हुआ था 2017 में, आप मुख्यमंत्री थे और आपने सरकार चलाई, क्या वजह थी कि कांग्रेस पार्टी इतनी बुरी तरह से हारी और आप खुद चुनाव हार गए? तो हाँ जी। देखिए, एक सबसे जो बड़ा कारण तो ये था कि अंतिम समय में जो मोदी जी की प्रचंड वेव उत्तर प्रदेश से चली जी, और उन्होंने जिस प्रकार से टेस्टिंग लेबोरेटरी के रूप में यूपी को बनाया और यूपी ने उसको स्वीकार कर लिया, कब्रिस्तान, शमशान आदि आदि आदि, होली, रमजान, हाँ, सब बातें हुई, ईद और दिवाली की बात भी, जो सब सुनारे उछले। प्रधानमंत्री ने कहा वस्त्रों को देख करके आप अंदाज लगा सकते हैं कौन कहाँ वोट दे रहा है, आदि आदि जो बातें कही। तो इन बातों से उत्तर प्रदेश में तो इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश एक कॉस्मो स्टेट है, उत्तराखंड विशुद्ध रूप से अपर कास्ट स्टेट है जी, जहाँ हिंदुओं का भी उच्च वर्ग है, ब्राह्मणों का भी उच्च कुलीन वर्ग है। मतलब अब अंदाज लगाइए, तो देवभूमि है वो तो। हाँ, अब उस राज्य के अंदर उसका असर पड़ा। लेकिन विनोद जी, मैं अपने सहयोगियों का भी और कांग्रेस को जिन लोगों ने वोट दिया, मैं उनका बड़ा आभारी हूँ कि हमको
2012 में जो वोट सत्ता में लाया, जी। जितना परसेंट वोट, उससे केवल 0.1% वोट कम आया हमारा। लेकिन सीटें एकदम घट गई। मैं वही पा रहा हूँ। तो हमको पहले 33.56% मिला था, इस बार हमको 33.5% मिला। तो 0.1% का घटा रहा हमको। और मगर सीटें हमारी बहुत ड्रास्टिकली घट गई। जब हमने उसका एनालिसिस किया तो हमने देखा पीएसपी का वोट शिफ्ट कर गया बीजेपी को, जी। सपा का शिफ्ट कर गया, यूकेडी का शिफ्ट कर गया, निर्दलियों का शिफ्ट कर गया। 13% का स्विंग बीजेपी को, जो बीजेपी की तरफ ये स्विंग वोट गया, आज वही वोट, यानी आपका वोट इंटैक्ट रहा। हमारा वोट इंटैक्ट रहा। हमारा वोट पार्टी में डिवीजन के बावजूद इंटैक्ट, हाँ, जबकि पार्टी के बहुत सारे नेता छोड़ के चले गए, इन चुनाव के समय चले गए थे, उसके बावजूद भी हमारा वोट इंटैक्ट रहा। बल्कि यदि हम ये माने कि वो अपने साथ 2-1% वोटों को ले करके गए, ले गए होंगे, आखिर उतने तो स्थानीय स्तर पर प्रभाव रहता है, तो सब उनके रिश्तेदार नातेदार और सबके वोट होंगे। तो यदि वो मान लें तो इसका अर्थ है कि हम 2% वोट अतिरिक्त लाए दूसरे दलों को जो था। हाँ, और आज वही वोट, जिसको मैं फेयरसली लॉयल वोट कहता हूँ कांग्रेस का, जो लगातार हमारे साथ खड़ा है, वो वोट इस समय हमारी आशा है, वो वोट हमारी शक्ति है। अब हम जीतने का समीकरण कहाँ से बनाएंगे, वो एक बड़ा प्रश्न है। जी। हमारे पास आधार मौजूद है। यदि हम 13% में से 6-7% भी इधर खींच लिया आपने अपनी तरफ, उनको बैक नहीं होने देते उनके ओरिजिनल उसमें, क्योंकि भाजपा से तो लोग नाराज़ हो रहे हैं, वो वोटर अब निराश है। लेकिन वो आते वक्त हमारी कुटिया में आ जाए, ये एक्सरसाइज करनी है आप। यह हमको कोशिश करनी है। लेकिन अभी एक तीसरा फैक्टर भी उत्तराखंड में आ गया है, आम आदमी पार्टी का। और जिस तरह से कर्नल कोठियाल जो है वो बिल्कुल सक्रिय हैं, रोज़ उनके बयान आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी गए थे, मनीष सिसोदिया भी गए थे, तो इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक मुश्किल तो हो सकती है। देखिए, आप उत्तराखंड के स्वभाव को देखिए। राज्य का नारा लगाया यूकेडी ने, अग्रणी पार्टी थी जी, राज्य आंदोलन की। काशी से लेकिन उसका नेतृत्व करते थे। जब सरकार बनाने की बात आई तो 2 राष्ट्रीय दलों में से एक को चुना। उत्तराखंड में मुनस्यारी का आदमी भी, दूर जो है चीन के बॉर्डर पर बैठा हुआ आदमी भी राष्ट्रीय घटनाओं से, राष्ट्रीय सोच से प्रभावित होता है। एक ये फैक्ट आप देखिए, टोटल कैरियर देख लीजिए। पीएसपी हरिद्वार में बहुत जोर शोर से आई और 8 सीटें ले गई पहले चुनाव के अंदर। लेकिन धीरे धीरे उत्तराखंड ने हरिद्वार को भी अपने रंग में रंग दिया, और अब उत्तराखंड के हरिद्वार में भी हमारी और बीजेपी की टक्कर है। बीजेपी, मतलब आपका मानना है कि कुल मिला के चुनाव दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच में ही होगा, कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही होगा। कोई भी अच्छा, बीजेपी ने कोई क्षेत्रीय पार्टी आ जाए, फिर आप हम दिल्ली नहीं हैं, हम बड़े विस्तृत भौगोलिक फैले हुए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण राज्य हैं। हमारे वहाँ डांडे, कांडे, गाड़, गधेरे, कहाँ पहाड़, कहाँ मैदान, कहाँ तराई, कहाँ हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ, कहीं हमारी अलग अलग तरीके की संस्कृतियाँ, बोली, भाषा, उन सब के साथ आप जिस तरीके से कनॉट प्लेस घूमने जाते हैं, उस तरीके से देहरादून घूमने आकर के काम नहीं चला सकते। हाँ, एक बात थी, यदि दोनों में से, यहाँ के नंबर 1, नंबर 2 में से एक रिजाइन करके कहता कि अब हम उत्तराखंड की सेवा करेंगे और हम उत्तराखंड के अंदर अपनी नीतियों के अनुसार लोगों का विश्वास जीतेंगे, तो थोड़ा हमको चिंता होती। तो अब हमको थोड़ी चिंता नहीं है, बल्कि जो वोट हमारी तरफ नहीं आना होगा तो वो भाजपा ही उधर चला जाएगा। मतलब आपका मानना है कि वो अगर जो भी डेंट होगा वो भाजपा के वोट में ही आम आदमी पार्टी डालेगी। अच्छा, बाकी जो उन्होंने वो बिजली का एक खिलौना लेकर के जाते हैं, मैं 1.5-2 साल पहले ही कह चुका हूँ, मैंने कहा भाई मैंने बिजली का सिस्टम इतना रोबस्ट बना दिया है, मैंने आपसे 2018 में कहा था कि सत्ता में आएंगे तो आपको 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे,
और मैंने कहा आज भी मैं उस पर कायम हूँ। 100 यूनिट आते ही साल, आने के साल, और 100 यूनिट और जोड़ेंगे उसके अगले साल। और मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, हम सबसे सस्ती बिजली देते हैं और कल भी हम सबसे सस्ती बिजली देंगे और अच्छी बिजली देंगे। और नहीं, लेकिन हिंदुस्तान में आपको मालूम है हम सबसे सस्ती बिजली देते हैं, कॉमर्शियल डोमेस्टिक दोनों। और दिल्ली में जो है आप सबसे सस्ती महंगी बिजली खरीदते हैं, डोमेस्टिक भी और कॉमर्शियल भी। नहीं, जैसे दिल्ली का जो मॉडल है उसमें ये है कि 200 यूनिट बिजली फ्री, और अगर 201 यूनिट भी हुई तो पूरा पिछला भी आपको तो आप जो देंगे 100 यूनिट चाहे फ्री देंगे। हमारा तो चार्ज ही वहाँ से होगा, 100 के बाद चार्ज ही नहीं होगा, 100 के बाद 100 के बाद चार्ज होगा पहले साल, और दूसरे साल जब हम दो तो 200 के बाद चार्ज होगा। तो फिर दूसरे साल जो हुआ, लोगों ने कहा मुझसे वो तो 300 कह रहे हैं। इधर आते हैं लोगों ने सवाल किया, मैंने कहा यार जिस दिन मेरी दिल्ली के बराबर हमारे उत्तराखंड की आमदनी हो जाएगी तो हम 400 भी सोच सकते हैं। अब हमारा, मैंने कहा छोटी सी आमदनी है, अब उसी पूंजी में तो करेंगे जो कुछ करेंगे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह धामी को बनाया है मुख्यमंत्री, जो कि आम कार्यकर्ता हैं, मंत्री भी नहीं रहे पहले, और आपके कुमाऊं के ही हैं, बल्कि खटीमा के हैं से विधायक हैं, और आपके पिथौरागढ़ के ही रहने वाले हैं, और जिस तरह से उनकी छवि है कि वो बहुत सबसे मिलना जुलना, सबको साथ लेके चलना, तो जबकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बारे में था कि वो जब कार्यकर्ताओं से बहुत दूरी बना के रखते थे, तीरथ सिंह जी को तो मौका ही नहीं मिला। तो क्या धामी के आने का कुछ असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, आपने कोई सरकार चलाना PR एक्सरसाइज तो है नहीं, सरकार तो सरकार के जरिए से चलानी पड़ेगी ना। आपने कोई सरकार चलाने का अनुभव नहीं कहीं से जी, कोई एक्सपेरिमेंट, किसी को कोई लर्निंग क्लास है उत्तराखंड, जो उत्तराखंड वालों के दिमाग में गया सीधे सीधे कि आपने एक लर्निंग क्लास खोली और एक नारा बनाने के लिए कि युवा, आप ले आए इनको। आपने जो है एक गैर अनुभवी चीफ मिनिस्टर व्यक्ति को हमारा चीफ मिनिस्टर बना दिया। तो इसने, बल्कि इसने हम जैसे लोगों को ज़्यादा वैल्यूएबल बना दिया है। हमारी वैल्यू जो है खबर ये भी इससे ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि देखिए आपने कोई स्वाभाविक तरीके से कोई लीडरशिप बिल्ड होकर के आती, और वो आती, आप 2 साल पहले कहते नहीं, अब देखो ये नौजवान है, इसमें फायर है, इसको हम बनाएंगे, तो लोग उसको आजमाते भी देखते भी। आपने कोई टेस्टिंग का टाइम तो दिया नहीं, आपने तो केवल एक नारे के लिए, एक नारा, जैसे ये सस्ती बिजली का नारा लेकर के गए, भाजपा के नेता जो है युवा का नारा लेकर के चले गए। पुष्कर सिंह धामी जो है, नारे से तो व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। फिर मैंने कहा भैया एक बात है, तो मैंने कहा भाजपा में जो सबसे जवान आदमी है मेरे साथ दौड़ा लो ना, मैंने कहा चलो। अच्छा, ये बताइए कि खबर ये भी आती है कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा के जो असंतुष्ट कई नेता हैं वो आपके संपर्क में हैं, खासकर जो कांग्रेस से गए थे बीजेपी में, उनमें कुछ और भी भाजपा में इस समय जबरदस्त असंतोष है, खलबली मची हुई है। जो यहाँ से गए उनको लगता है ये तो क्या हुआ, ये तो सपना जल्दी टूट गया जी। हाँ, कुछ लोग तो बेचारे खट्टे अंगूर वाले हो गए। हाँ, हैं, गए थे तो मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन अब अड़ोस पड़ोस वालों से कह रहे हैं अंगूर खट्टे हैं। हाँ, वो है। अच्छा, और कुछ जो भाजपाई थे जी, हैं, उन्होंने कहा यार हमने तो पार्टी के आगे देख ली, ये तो हम तो सिद्धांत समझते थे, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो वो भी, मगर हमारे वहाँ तो खुद ही जो है पहले से ओवर बुकिंग है। कांग्रेस के अंदर कुछ भी हो, कांग्रेस है विनोद जी, इसका आकर्षण अपनी जगह पर है। अब जिन लोगों ने झंडा डंडा थामा है, लड़े हैं, संघर्ष करें, फिर भी हमने कहा है कि हम दरवाजे बंद करके नहीं रखेंगे, देखेंगे ऑप्शंस क्या आते हैं। गुण दोष के आधार पर तय करेंगे, गुण दोष के आधार पर तय करेंगे, जीत हार के दोष के, और कई तरीके से इवेल्युएट करेंगे। अब कई लोग हैं जो बहुत कलाकार हैं, जिनकी पाचन शक्ति बड़ी भारी है, तो भैया वो भाजपा को मुबारक हों, अगली बार वो काम आएंगे भाजपा के, हमको बख्शें। लेकिन हम जो लोग सीधे साधे हैं उन पर यदि जीतने लायक होंगे तो विचार करें।
अब उत्तराखंड से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देश की राजनीति पर कुछ चर्चा करते हैं, क्योंकि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, पंजाब के प्रभारी भी हैं, वर्किंग कमेटी में भी हैं, कांग्रेस के आप बड़े प्रमुख नेताओं में हैं। ये बताइए, जो कांग्रेस में एक एडहॉकिज्म है, ये कब ख़त्म होगा? फैसले नहीं होते हैं। पंजाब का मामला इतना लंबा चला, बड़े मुश्किल से काफ़ी दिन बाद फैसला हुआ। राजस्थान का अभी तक लटका हुआ है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में रस्साकसी चल रही है। इस चक्कर में मध्य प्रदेश की सरकार चली गई। तो उत्तर प्रदेश में भी फैसला होते होते कल एक कमेटी बनी, उसमें लंबे चौड़े नाम जो है बड़ी मुश्किल से, अभी तक कैंपेन कमेटी नहीं बनी है। केरल की कैंपेन कमेटी बन गई, इलेक्शन कमेटी बन गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की नहीं बनी जहाँ चुनाव है। तो ये जो एडहॉकिज्म है, ये क्यों है और कब तक चलेगा? देखिए विनोद जी, कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी ही नहीं है, डेमोक्रेटिक पार्टी ही नहीं है, बल्कि एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म भी है आइडियाज़ का, दूसरी सब चीज़ों का। और इसमें जो स्वतंत्रता का भाव है, थिंकिंग की, सब चीज़ों की स्वतंत्रता है लोगों को। एक आइडियोलॉजिकल एटमॉस्फेयर के तहत जो है, एक कमिटमेंट के तहत लोग जुड़ते हैं जी। तो आप जब मानवीय चीज़ों से डील करते हैं, संवेदनाओं से, तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है। अच्छा, भाजपा के अंदर मानवीय संवेदनाओं का कोई मूल्य नहीं है। वहाँ तो डंडा यदि नागपुर से आया तो नीचे तक पहुँचा। अच्छा, हमारे वहाँ यह है, यदि मान लिया हरीश रावत कुछ कह भी दे तो मेरे बगल में बैठा हुआ मेरा ही बेटा, मेरा भतीजा या कोई और कांग्रेसी वो कह देगा, ओ ये तो ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है, जो कांग्रेस की ये ताकत भी है, इसीलिए हम इतने लंबे सालों तक हिस्ट्री में सरवाइव किए। यदि डेमोक्रेसी नहीं होती, पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं होती, तो हम सरवाइव नहीं करते इतने सालों तक। हमारे सर्वाइवल का कारण भी यही है और हमारी वीकनेस भी यही है। वीकनेस भी यही है, हमारे वहाँ डिसीजन लेने की प्रक्रिया में जो ये मानवीय संवेदनाएं, मानवीय भाव, सबको सहमत करवाना आदि आदि, आप ये देखिए तो ये सर्वानुमति, सर्वसहमति आदि जैसे शब्द कहाँ से निकले? कांग्रेस से तो निकले। और तो इनको जो पहचानते भी नहीं जी हैं। लेकिन तो इसलिए थोड़ी दिक्कत है, मगर हल निकलता है। पंजाब में भी हल निकला और फिर असम में उसी फॉर्मूले पर काम किया, उत्तराखंड में उसी पर किया, और जगह भी उसी पर काम किया, और अब धड़ाधड़ हो रही है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप बताइए कि इतना मानवीय संवेदनाएं प्रबल हैं कि आप अभी तक एक नहीं कांग्रेस चुन पाई। 2019 के बाद राहुल जी ने इस्तीफा दिया था और अभी तक सोनिया जी ही अंतरिम अध्यक्ष बनी। हमारे कमजोर नब्ज को दबाते। देखिए, सोनिया जी हमारी संकट मोचक है। 1998 में भी वो संकट मोचक थी जी। 2002 में सूप सिद्ध हुई और उत्तराखंड में जीते पहले हम, पहली जीत उत्तराखंड से शुरू। जी हाँ, आप ही अध्यक्ष थे। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय। उसके बाद जो है वो कांग्रेस में किसी ने मुझे उसके लिए थैंक यू नहीं कहा, कांग्रेस में ये प्रचलन नहीं है, लेकिन हुआ, एक प्रचलन स्टार्ट हुआ और सोनिया जी लगातार जिताती लाई और सरकार बन गई। 10 साल सरकार चली। फिर हमने कुछ बुराइयां जो सत्ता के साथ आती हैं, कांग्रेस में ज़्यादा जल्दी आ जाती हैं, तो हमने उन बुराइयों के कारण जो है जीते जाते अच्छी खासी सरकार चलाते चलाते गंवा दी। देश का भी नुकसान हुआ, हमारा भी नुकसान हुआ। नहीं तो ये सब प्रयोगशालाओं से ये प्रयोगी लोग थोड़ी आते, ये तो हमारी अपनी कमजोरियाँ थी। अब इस समय यह है, एक तरफ हमारे सामने आगे का भविष्य है जी, और एक तरफ हमारे सामने एक बिंदु है। अच्छा, जिस व्यक्ति के साथ हमने अपना भविष्य जोड़ा था, वो उनके दिमाग में ये आ गया, नहीं भाई देखो, मेरे नेतृत्व में हार हुई है, इसलिए मुझको जो है अकाउंटेबिलिटी मेरी बनती। उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ले ली। उन्होंने कह दिया मेरी अकाउंटेबिलिटी बनती है। अब जब उससे पहले कुछ बातचीत हो जाती तो हम कहते, भगवान हम सभी अकाउंटेबल हैं, आप अकेले थोड़ी जिम्मेदार हैं, तो हम सब हैं, आप ये न करिए।
लेकिन अब कर दिया। लेकिन हम लोग लगे हैं रगड़त रस्सी के सिल पर पड़त निशान, और कोई राहुल जी हमारी सबकी भावनाओं को और संवेदनाओं को इग्नोर नहीं कर सकेंगे, और न करना चाहिए। राजनीति में आप हैं, आपको उम्मीद है कि राहुल जी दोबारा स्वीकार करेंगे अध्यक्ष पद? करना पड़ेगा। मैं करना चाहिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ करना पड़ेगा। आप मानवीय संवेदनाओं, अपने सहयोगियों की, सबकी भावनाओं, लाखों वर्कर्स की भावनाओं को एक वो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप चीज़ों को करने में अपना समय ले रहे हैं, लेकिन आपको निर्णय तो हमारे ही पक्ष में लेना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं के पक्ष में लेना पड़ेगा। आपको अध्यक्ष पद संभालना पड़ेगा। लेकिन ये जो ग्रुप 23 का एक नया शुरू हुआ है, अभी कपिल सिब्बल जी ने अपने घर में विपक्ष के नेताओं की दावत दी, ये सब भी तो पार्टी के भीतर चल रहा है। एक वैचारिक कुछ थॉट फॉर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो थॉट फॉर फूड, हाँ, तो आता है, तो उसका लाभ हम उठाएंगे पार्टी के अंदर। उसके कारण बहुत सारे इम्प्रूवमेंट हमने नहीं, कहीं जिस तरह की गतिविधियाँ हो रही हैं ग्रुप 23 की या कपिल सिब्बल जी के यहाँ भोज पे इकट्ठे हुए, कहीं पार्टी में विभाजन की स्थिति तो नहीं बन रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से अलग सोच कैसे सकते हैं? मुझे बताएं, कोई तरीका है सोचने का? अच्छा, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक परिस्थितियां उनको अलग नहीं सोचने दे सकते जी। है? तो इसलिए ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। फिर पार्टी का ओवरवेलमिंग व्यू तो चाहता है राहुल जी होना। ओवरवेलमिंग मतलब नियरली पूरी पार्टी जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर फ्यू इंडिविजुअल, दिस इज़ नॉट माई स्टेटमेंट, मगर वो अपने आप में नेता हैं, अपने आप में शक्ति हैं, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, और उनके विचारों की कद्र होनी चाहिए। और हम निरंतर उनको लीडरशिप पार्टी के कामों में ऐसा नहीं है, और उनकी तरफ से भी कोई कोताही है ऐसा नहीं है। गुलाम नबी साहब को कोई काम अभी भी सौंप दो, या भूपेंद्र हुड्डा जी को अभी भी कोई काम सौंप दो, तो पूरी शक्ति लगा करके कर रहे हैं, शक्ति लगा करके करते हैं। यार वो उनकी उपयोगिता अपनी बनी हुई है, लेकिन उनके जो व्यू पॉइंट है उसको भी कहीं न कहीं पर पॉइंट अप करेंगे। इसी से तो कांग्रेस मजबूत होती है। मैंने कहा ना, जो हम इतने सालों बाद भी अभी जवान और आशावान बने हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे अंदर जो है इन सब चीज़ों को पचाने की ताकत रही है। अलग अलग धाराएं आई, लेकिन सब कांग्रेस की धाराएं बन करके रह गई। जिस तरीके से सनातन धर्म में ताकत है, कई आए कई गए, लेकिन सनातन धर्म अपनी जगह पर खड़ा है, सनातन परंपराएं अपनी जगह पर। वैसे ही कांग्रेस है, दोनों एक दूसरे के गुणों का समावेश है। लेकिन कांग्रेस अपने नेताओं को क्यों नहीं संभाल पाती है? ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, 23 विधायकों को लेकर सरकार चली गई, जितिन प्रसाद चले गए कांग्रेस छोड़ करके, उसके पहले आपके उत्तराखंड में तो चले ही गए थे कई सारे लोग, पीसीसी प्रेसिडेंट तक, रीता बहुगुणा जोशी, विजय बहुगुणा, ये सब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, यानी जो बड़े बड़े पदों पर रहे, जिनको जिम्मेदारियाँ मिली, वो छोड़ के चले जाते हैं पार्टी। रीता बहुगुणा, विजय बहुगुणा आदि का तो डीएनए इस मामले में बड़ा शिफ्टिंग वाला रहा है। और ज्योतिरादित्य जी एक डिफरेंट, वो कोई कांग्रेस को लेकर के नहीं आए थे, चाहे माधव भाई हो, वो एक दूसरे उससे आए थे। कांग्रेस ने उनको आत्मसात किया, उन्होंने कांग्रेस को स्वीकार किया। मतलब कांग्रेस की रैंक एंड फाइल उससे नहीं एक दूसरे के लिए उपयोगी बने। उसी तरीके से ज्योतिरादित्य जी के सामने भी इस स्थिति थी। वो यदि थोड़ा सा धैर्य और रख पाते तो वो मुख्यमंत्री होते, कोई उनको मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक सकता था। मगर राजनीति में धैर्य भी तो चाहिए ना। नहीं, सचिन पायलट तो धैर्य रखे हुए हैं। हाँ, वो रास्ते में रहेंगे, उनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। अगली बार मेरे तो दो, अब ज्योतिरादित्य जरा महाराज हैं तो मैं भतीजा नहीं कह सकता, लेकिन सचिन को कह सकता हूँ। उनके आप तो जानते हैं, बिल्कुल, फादर पायलट जी के साथ मेरे बड़े घनिष्ठ संबंध थे। तो वो
और जितिन प्रसाद भी आपके भतीजे थे। हाँ, उनको भी आप कह सकते जितिन भी जो है, क्योंकि जितिन प्रसाद जी से वो अच्छे संबंध थे। जितिन के जाने का जरूर मुझे अफसोस है, बहुत गहरा अफसोस है। और मैं समझता हूँ जितिन में कहीं पर हमसे चूक हुई, या जितिन कहीं अपनी बात को साफ तौर पर कह नहीं पाए। उनको अपनी दिल की बात और लाउडली क्लियरली प्रेस करके कहनी चाहिए थी। उनको जाने देना, मुझे तो जब चले गए तब पता चला, नहीं तो बहुत सारे लोगों को तभी पता लगा। हम बांध ही लाते उनको, हम नहीं जाने देते। देखिए मगर जो ज्योतिरादित्य जी हैं, लेकिन कल पछताएंगे। आज मंत्री जरूर हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर वो कांग्रेस के तौर पर बोलते थे, मतलब कांग्रेस बोल रही है कहते थे। आज वो कह सकते हैं कि वो भाजपा के तरीके से बोल रहे हैं, भाजपा है। क्या जितिन कह सकते हैं आज? और यही चीज़ सचिन को रोके हुए है जी। आज जो कांग्रेस का फेस है। हाँ, जबकि वो पीसीसी प्रेसिडेंट थे, उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी। हाँ, लड़ाई लड़ी। हाँ, उनकी मेहनत को इग्नोर नहीं कर सकते। उनके साथ वही हुआ। हाँ, उनके साथ वही हुआ जो आपके साथ 2002 में हुआ था। उनकी अशोक जी की अपनी यूटिलिटी है, अपना उपयोग है, अपना समर्थन है, और वो एक ठीक निर्णय था। और सचिन ने भी उसको स्वीकार किया। मगर इसके बावजूद भी जो सचिन की मेहनत है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, और इसीलिए वो बचे हुए। ये बड़े उम्मीदों के साथ प्रियंका गांधी जी को सौंपा गया था उत्तर प्रदेश 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। लोकसभा में भी नतीजे नहीं आ पाए, और अब जब विधानसभा की स्थिति दिखाई पड़ रही है चुनाव की, तो कोई बहुत कांग्रेस वहाँ उम्मीद नहीं लग रही कि कांग्रेस कुछ बहुत चमत्कार कर पाएगी। तो क्या इसको प्रियंका जी की असफलता माना जाए, या क्या वजह हो? विनोद जी, आप हम सब लोग, हम भी तो उत्तर प्रदेशी वाले हैं। जी बिल्कुल। हाँ, भूतपूर्व कह दो या आपको तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा था उस समय। आत्मा हमारी अब भी जो है उत्तर प्रदेश में ही भटकती है। नहीं, मैं तो गवाह हूँ, आपको तो प्रदेश अध्यक्ष बनाते बात कह रहे हैं। हे उत्तर प्रदेश, जिस दिन आप हमको समझ जाओगे, जिस दिन अपने आप को समझ लोगे जी, उस दिन कांग्रेस अपने आप आ जाएगी। हमारी चिंता छोड़ो, हमको तो उत्तर प्रदेश की चिंता है। उत्तर प्रदेश गॉट लॉस्ट। कहाँ है उत्तर प्रदेश? जिस उत्तर प्रदेश के चारों तरफ देश की राजनीति की धुरी बनती थी, वो आज है। प्रधानमंत्री केवल वहाँ से जीत के आए हैं, उसके अलावा कुछ है? कभी कुछ दान नामा हो जाता है, कुछ है? और उत्तर प्रदेश को पहले ये माना जाता था कि देश की एकता, अखंडता उसका सबका प्रतीक है, न्यूक्लियस था वो, बात करके रखेगा, न्यूक्लियस है। आज वो भूमिका है आपकी? आज की वो भूमिका है? पहले आप देश की प्रगति के ध्वजवाहक के तरीके से आगे बढ़ते थे। आज ध्वज तो आपके हाथ में है नहीं, आप तो पीछे जो है स्टेप नहीं है। तो जिस दिन आप अपने रोल को उत्तर प्रदेश के लोग समझ जाएंगे, हम समझ जाएंगे, उस दिन कांग्रेस अपने आप आ जाएगी। उस दिन प्रियंका जी, इंदिरा जी लगेंगी। इसलिए आपने जिस तरह से पंजाब का संकट सुलझाया, मतलब लग रहा था कि पंजाब में कहीं कांग्रेस टूट न जाए। जिस तरह से कैप्टन और सिद्धू के बीच में तनातनी थी और लगातार खींचतान चल रही थी और कई तरह की बयानबाजी थी, तो वो क्या आर्ट था कि हरीश रावत ने जाकर के जो है दोनों को जो है विनोद जी सुलझा दिया। विनोद जी, अब भी कोई संकट चला, ये भगवान वाहेगुरु वो रखना, लेकिन अब भी कुछ है। लेकिन ये है कि दो चीज़ें हैं, दो फैक्टर हैं। एक तो जिस तरीके से राहुल जी ने मार्गदर्शन दिया, मैं क्रेडिट गोज टू हिम। और उसके बाद यदि क्रेडिट जाता है तो वहाँ के करीब 1 दर्जन नेताओं के मन में ये भाव पैदा हुआ, विच इंक्लूड्स कैप्टन अमरिंदर सिंह एंड सिद्धू, हाँ, जिनको मैं कहूँगा कि वो लीडिंग फिगर, इवन सिद्धू जी भी, जिनको ये लगा कि यदि हम नहीं एकजुट होते हैं, कुछ भी एकजुटता नहीं दिखाते हैं, तो 2022 हमारे हाथ से चला गया है। और 2022 ही नहीं चला जाएगा, आगे भी संभावनाएं हमारी रिड्यूस हो जाएंगी। क्योंकि फिर यदि
2022 के चुनावों के बाद कहीं अकाली फिर रीइमर्ज हो गए कभी, तो फिर हमारे लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। ये समझ आने से जो आंतरिक समझ पंजाब में पैदा हुई वो है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं तो खाली चलते हरते वाला हूँ, बाकी कुछ रोल नहीं है। इसीलिए सारे नेता, जिस दिन सिद्धू जी का वो हुआ पट्टाभिषेक, तो उस दिन सारे नेता, पंजाब का सारा हूजू, भूतपूर्व अध्यक्ष कहाँ कहाँ से निकल करके आए, सब जो है वर्तमान अध्यक्ष, सब वहाँ मौजूद थे। 2002 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनी थी, जब केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब फिर 2022 में क्या उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार बनेगी, तो 2024 में आपकी पार्टी के लिए कुछ उम्मीद की जा सकती है? मैंने पंजाब में कहा, मैंने कहा भाई वैसे तो मैं आपके प्रति कर्तव्य से बंधा हुआ हूँ, लेकिन मैं आपको कॉम्पिटिटर के तौर पर भी देख रहा हूँ कि 2022 में कांग्रेस की जीत की शुरुआत आप करते हो और या उत्तराखंड में हम करते हैं। तो आपने एक कंपटीशन जो है दोनों के बीच, मैंने कहा दोनों के बीच में कंपटीशन भी है, तो मैंने कहा हम कॉम्पिटिटर भी हैं, तो मैंने कहा कोई आप में से तैयार है मुझसे पंजा लड़ाने के लिए? चलिए इस चर्चा को विराम देने से पहले एक उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं और करूंगा कि अगर उत्तराखंड में हरीश रावत मुख्यमंत्री बनते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है, मान लीजिए चुनाव के बाद, तो वो क्या चीज़ होगी, क्या नई चीज़ होगी जो उत्तराखंड की जनता के लिए हरीश रावत और कांग्रेस की सरकार लेके जाएगी? क्या आपका? हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम किसी तरीके से रोजगार पैदा करें। जी, नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, पद भरे, उनको पदों को भरें और नए अवसर पैदा करें। इसलिए मैंने तय कहा कि जब हमारी सरकार आएगी, हम कोई भी निर्णय लेंगे तो उसका प्रमुख आधार ये होगा कि कितनी रोजगार सृजित होंगे। उस पैमाने पर हम नई नीतियों को, कार्यक्रमों को लागू करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, महिला सशक्तिकरण के लिए हम दुनिया के अंदर एक मॉडल स्टेट बन सकते हैं, मॉडल एरिया बन सकते हैं। वैसे भी उत्तराखंड में महिलाएं तो बहुत सक्रिय, वही सक्रिय भी हैं, सब हैं। शुरुआतें की थी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। आज वो महिलाएं बहुत सक्रिय हैं, ऑल्दो उस समय मोदी में चले गए सब, लेकिन अब वो बहुत सक्रिय रूप से रियलाइज़ करती हैं। और मैं उसको, उत्तराखंड को महिला उसका एक मॉडल बनाऊंगा। 3rd, मैं चाहूँगा कि जैविक दृष्टिकोण, जिसमें जैविक खेती भी सब कुछ सम्मिलित है, उसके हब के रूप में उत्तराखंड को डेवलप करें। वो हमारी आर्थिकी को एक नया रूप देगा। हमारे लिए रोज़गार आदि के जो एरियाज आज हमको बिल्कुल बेकार लगते हैं, उनको कैसे एक यूज़फुल अर्नर के रूप में, प्रोड्यूसर के रूप में कन्वर्ट किया जाए, ये 3 चीज़ें हमारी। ये मोदी जी ने पिछले चुनाव में नारा दिया था, पहाड़ की जवानी और पहाड़ की पानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। ये तो वर्षों से उन्होंने क्या दिया, उन्होंने तो किसी का नारा उठा करके बोल दिया, ये तो वर्षों से है। लेकिन हम पानी को भी रिफाइन करेंगे, हम जवानी को भी रिफाइन करेंगे। पानी और जवानी को कोई रोक पाया? मोदी जी ने नारा तो दे दिया, लेकिन मेरा अपना मानना है इनको कोई रोकेगा भी नहीं और रोकना भी नहीं चाहिए। अब जवानी को रोकेंगे तो आप रोजगार और न दूसरे नुकसान उठाएंगे, पानी को रोकेंगे तो बदबू करेगा, और दोनों को रिफाइन करेंगे तो शक्ति बनेंगे। तो हम नौजवानों को हम नई टेक्नोलॉजी, आज नई तरीके की शिक्षा, नई तरीके की उसके अनुसार ढालेंगे, ताकि हमारे लड़के अमेरिका, इंग्लैंड, उत्तराखंड से राज्यों को मॉडल बनाएंगे। उत्तराखंड से 1-2 सवाल आए हैं, मैं ले लूँ, बिल्कुल वहाँ के दर्शक जो देख रहे हैं इस समय। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि जो फार्मासिस्ट ग्रेजुएट हैं वहाँ उत्तराखंड के, उनकी मांग है कि डिमांडिंग टू रिव्यू द फार्मेसी सर्विसेज रूल पॉलिसी and consider the degree for government employment as a pharmacist in different hospitals of Uttarakhand। यानी उत्तराखंड के अस्पतालों में मैंने ट्राई किया था जी। मैंने तो भारत सरकार को भी प्रस्ताव बना करके भेजा था, और मैं समझता हूँ कि इसके विषय में जो आय में इत्यादि का दृष्टिकोण है वो बहुत कंजर्वेटिव है जी। और इसमें भारत सरकार को कदम उठाना चाहिए, रूल्स रिलैक्स करने चाहिए, और राज्य के रूप में हम निरंतर इस दिशा में। आपकी सरकार आएगी तो फिर प्रयास करेंगे? बिल्कुल प्रयास करेंगे।
हमने पहले भी प्रयास किया, मैंने तो भर्ती भी की, मैंने तो फार्मासिस्टों की भी भर्ती की, मैंने तो उनको दवा देने का अधिकार भी दे दिया। और एक सवाल है कि आप कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, आप अल्मोड़ा से लड़ेंगे या मैदान से लड़ेंगे या पहाड़ से लड़ेंगे, ये किसी दर्शक ने सवाल पूछा है। भैया जहाँ से या लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, जहाँ से पार्टी कह देगी, और पार्टी कह देगी लड़ाओ तो लड़ाएंगे, क्योंकि इतने साल का मुझ में इन्वेस्टमेंट जो पार्टी का है, तो मैं पार्टी के ऊपर अपनी विल नहीं थोप सकता, मुझे पार्टी की विल के अनुसार चलना चाहिए। ये एक मोटा मोटा ईमानदारी कहती है, तो मैं उसको ही, हाँ, जो पार्टी कह देगी लड़ो, कहेंगे तो हम तो जहाँ गए हुए हैं अपना जहाँ पार्टी कहेंगे। चलिए हरीश रावत जी, आप अमर उजाला के इस कार्यक्रम में आए, हमारे लाइव कार्यक्रम में आपने समय दिया अपने व्यस्त कार्यक्रम से, इसके लिए बहुत बहुत आभार, आपका धन्यवाद। और फिर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, तो बीच बीच में हम आपसे बात करते रहेंगे, यहाँ भी, देहरादून में भी, जहाँ भी हमारी टीम होगी आपसे बात करेगी और आपके विचार और आपकी जो भी आपके अनुभव हैं उनका लाभ उठाएगी, हमारा अखबार और हमारा .com उठाएगा। एक बार फिर आपका बहुत बहुत आभार, और सभी दर्शकों से हम डिजिटल अमर उजाला को मेरा भी प्रणाम।